हेलो एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सारे के सारे। हाउ इज एवरीवन? ऑल गुड? अच्छे से पढ़ाई हो रही है? समझ में आ रहा है? मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, जो भी चीज अगर समझ में आ जाती है लेक्चर में तो वो भी डालो वहां पे कमेंट बॉक्स में कि हाँ जी सब समझ में आ चुका है। जो भी तुम्हारे डाउट हैं वो भी कमेंट में बॉक्स में डाल दो, वो भी अगले लेक्चर में तुम्हें क्लियर करके बता दूंगा। उसकी टेंशन नहीं लेनी है ना। कई लोगों को पता भी है कि यही चीज होती आ रही है। जो भी तुमने डाउट डाले होते हैं वो तुम्हारे 1 या 2 लेक्चर के अंदर अंदर सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। ऑलराइट, सो योर अग्रिम सर वेलकम्स यू टू योर द्रोणा बैच इन लेक्चर नंबर 4। आज हम लेक्चर 4 डिस्कस करेंगे अपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। इससे पहले जो हमने लेक्चर 3 पढ़ा था, लेक्चर 3 के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास बहुत सारे एविडेंस हैं। आज की डेट में बहुत सारी ऐसी इंसिडेंट्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि आरएनए पहले आया, डीएनए बाद में आया। एनसीईआरटी की लाइन क्लियरली डिस्कस की थी, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, डीएनए हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए। हमने कहा था बहुत सारी मेटाबॉलिज्म की चीजें हैं जहां आरएनए खुद काम करता है। स्प्लाइसिंग की प्रोसेस है, आरएनए काम करता है। ट्रांसलेशन की प्रोसेस है, आरएनए काम करता है। हमने कहा था सारी की सारी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी आरएनए के चारों तरफ इवॉल्व हुई है। सारी इंफॉर्मेशन हमने कहा था एमआरएनए के पास है। राइबोसोम बनाने का काम, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम राइबोसोमल आरएनए करते हैं। कौन सा अमीनो एसिड आएगा उसको पकड़ के लाने का काम टीआरएनए करता है। हमने कहा था एक एचएनआरएनए नाम का स्ट्रक्चर था जिसमें कुछ चीजें काम की थी, कुछ चीजें काम की नहीं थी। तो जो चीजें काम की नहीं होती उनको काट के हटाने का काम भी एसएनआरएनए और प्रोटीन्स कर रहे थे मिलके एक साथ। तो हमने कहा ये सारी चीजें, इवन डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए बनाने वाला एंजाइम है वो भी पहले आरएनए के भरोसे बैठा हुआ है, तब जाके वो आगे कुछ काम शुरू कर पाता है। तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर ली थी। आज का जो हमारा लेक्चर होएगा, इस लेक्चर में हम पूरी की पूरी मशीनरी और एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। रेप्लिकेशन की डेफिनेशन भी प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे कि रेप्लिका मतलब एग्जैक्ट कॉपी बनना, कैसे पेरेंट से डॉटर बनता है ये क्लियर था सबको। प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट से एक न्यूली सिंथेसाइज्ड डॉटर। लेकिन हमने कहा जो मोड डिस्कवर हुआ, जो मोड एक्सेप्टेबल है, जिसको वॉटसन और क्रिक ने प्रपोज किया था, और प्रूफ किसने दिया था? प्रूफ किसने सबसे पहले किया था? सेमी कंजर्वेटिव मोड को। करेक्ट, मेसल्सन और स्टाल ने किया था। वेरी गुड। तो प्रूफ और प्रपोजल ये दो चीजें थी। हमने कहा था और भी मोड प्रपोज किए गए थे बट वो सक्सेसफुली आइडेंटिफाई नहीं हुए, वो प्रूव नहीं हुए। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब था कि दो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, पेरेंट है, दोनों अलग होंगे, इसके साथ नया डीएनए, इसके साथ नया डीएनए। तो वो था सेमी कंजर्वेटिव। आधा डीएनए एज इट इज पेरेंटल होता है, आधा डीएनए नया बनता है। तो सेमी मतलब हाफ। ठीक है, सॉर्टेड। आज का पूरा लेक्चर हमारा सिंगल फोकस होगा मशीनरी पे और एंजाइम्स पे। तो डेट डाल के काम स्टार्ट करेंगे। सारे रेडी हैं? कमेंट बॉक्स में डाल दो भाई रेडी हैं। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो पूरा लेक्चर सुनने के बाद, और जब समझ में आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो सो दैट मुझे पता चल जाए कि भाई मेरा काम पूरा हुआ या नहीं। ठीक है? ठीक है, हर बार मैं बोलता हूँ ना प्यारे प्यारे बच्चों, तो प्यारे प्यारे बच्चों को टीचर की बात माननी पड़ती है ना प्यार प्यार से, वरना कैसे होगा? बिना मोहब्बत के कैसे चलेंगी चीजें? ठीक है, प्रेम भावना के साथ सारी चीजें होनी चाहिए। खाना खाना है प्रेम भावना, खेल खेलना है प्रेम भावना, पढ़ाई करनी है प्रेम भावना, हर चीज मन लगा के करनी होती है। तो वही चीज मैं यहां कर रहा हूं तो वही चीज तुम्हें भी करनी है। ठीक है, चलो जी करते हैं शुरू। आज हम रेप्लिकेशन का मशीनरी और एंजाइम्स वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे।
ठीक है, आज हम अपने रेप्लिकेशन में देखेंगे क्या क्या मशीनरी चलती है, क्या क्या एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है। तो हमने सबसे पहले क्या कहा था कि रेप्लिकेशन वाज सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग डीएनए। हमने ये पढ़ा था रेप्लिकेशन की डेफिनेशन में कि पहले से जो डीएनए है उससे नया डीएनए बनेगा। ठीक है, हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या कहा था कि डीएनए जो होता है, डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड वाज द सिंगल यूनिट जो रिपीट पे चल के चेन बनाता है। पॉलीमर क्या था हमारा, चेन। द टर्म पॉलीमर स्टैंड्स फॉर अ चेन। तो न्यूक्लियोटाइड की चेन बनानी है, डीएनए एक पॉलीमर है, तो इसीलिए यहां पे जो एंजाइम काम करता है, यहां पे जो एंजाइम काम करता है उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, ये सिंथेसाइजेस न्यू डीएनए, नया डीएनए बन रहा है, तो इसलिए नाम पड़ गया डीएनए पॉलीमरेज। किस चीज को सिंथेसाइज कर रहा है वो एंजाइम, वो उसका पॉलीमरेज कहलाता है। तो जो एंजाइम डीएनए बनाएगा वो डीएनए पॉलीमरेज, जो एंजाइम आरएनए बनाएगा वो आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब फ्रॉम किससे बन रहा है, ये डीएनए को यूज करके डीएनए बन रहा है, तो इसलिए है डीएनए डिपेंडेंट। डीएनए को यूज करके डीएनए ही बनाया जाता है, तो एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। नाम का मतलब एकदम क्लियर है, आगे भी इस चैप्टर में आएगा कि वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, कुछ मेंबर्स डीएनए इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज मिलेंगे, तो ऐसे बहुत सारी टर्म्स आएंगी। तो डीएनए डिपेंडेंट मतलब वो किसको यूज कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज बता रहा है कि वो क्या बना रहा है। ठीक है, तो डीएनए को यूज करके डीएनए बनाया जा रहा है, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इज द नेम ऑफ द एंजाइम जो हमारा रेप्लिकेशन कराता है। क्लियर है ये सबको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी को, सही है। सिंगल व्यू में देख लो, लिख लो अपने ये दोनों पॉइंट्स, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक, अब जब हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए तो एक बहुत लॉन्ग चेन है कि नहीं। डीएनए में ना स्पेसिफिक लोकेशन है जहां से रेप्लिकेशन शुरू होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट रेप्लिकेशन में लिखो, डीएनए हैज स्पेसिफिक लोकेशन, डीएनए हैज स्पेसिफिक लोकेशन at which DNA has specific location at which replication begins। डीएनए का रेप्लिकेशन रैंडम लोकेशन से अपनी मर्जी से कहीं भी स्टार्ट नहीं होता। अगर मान लेते हैं मैंने कोई डीएनए बनाया, ठीक है, अब ऐसा नहीं कि डीएनए कभी भी रैंडमली कहीं से भी रेप्लिकेट होना शुरू हो जाएगा। डीएनए के पास स्पेसिफिक लोकेशंस हैं
उन्हीं लोकेशन से हमेशा रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। ठीक है, तो इन रीजन्स को कहा जाता है ORI साइट। ORI स्टैंड्स फॉर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये वो जगह है जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। और हर ऑर्गेनिज्म के हर डीएनए पे ORI की लोकेशन फिक्स्ड होती है। तो मान लो अगर मैं कह रहा हूं ये ORI साइट है, तो यहां से रेप्लिकेशन शुरू होगी। अब डिपेंडिंग अपॉन कि वो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट, प्रोकैरियोट की डीएनए का साइज छोटा होता है, तो इनमें सिंगल ORI से काम चल जाता है। हमने क्या कहा था, ई कोलाई का डीएनए हमारा सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल था जो सर्कुलर था, 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर्स का। तो वो एक सिंगल ORI से ही अपना पूरा रेप्लिकेशन स्टार्ट कर लेता है। लेकिन जब हम बात कर रहे थे यूकैरियोट्स की, फॉर एग्जांपल हमारी ह्यूमंस की, तो हमने कहा हमारे हर न्यूक्लियस के अंदर 46 इंडिविजुअल डीएनए थ्रेड्स हैं, 46 इंडिविजुअल क्रोमैटिन्स हैं हर न्यूक्लियस में, जो कंडेंस होकर 46 क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो अब हमारे अंदर अगर पूरे डीएनए पे एक ही ORI होगा तो वो तो बहुत स्लोली रेप्लिकेट करेगा। तो हमारे पास क्या होता है, यूकैरियोट्स में क्या होता है, दे हैव मेनी ORI इन सिंगल डीएनए। हर एक डीएनए के अंदर ही बहुत सारे ORI मिलते हैं यूकैरियोट्स में, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर एक सिंगल डीएनए के अंदर एक ही ORI नजर आता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर। ठीक है, ORI वाले रीजन से ही हमेशा रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी, रैंडम लोकेशंस पे नहीं होती है, फिक्स लोकेशन है, उसे कहते हैं ORI। प्रोकैरियोट के डीएनए साइज छोटे होते हैं, तो सिंगल ORI से सिंगल डीएनए में काम चलता है। यूकैरियोट के डीएनए बहुत बड़े होते हैं, तो बहुत सारे ORI एक ही सिंगल डीएनए के टुकड़े में मिल सकते हैं। ये भी क्लियर? बढ़े आगे, देख लो अपना सिंगल व्यू, आगे बढ़ते हैं। जब इन एंजाइम्स की हम बात करते हैं तो अगेन बहुत सारा डिफरेंस है। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में मेनली जो डीएनए पॉलीमरेज हैं, होते तो बहुत सारे हैं। आज की करंट रिसर्च के हिसाब से यूकैरियोट्स के अंदर 20 से भी ज्यादा पॉलीमरेजेस एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन हम मेनली क्या याद रखते हैं कि यूकैरियोट में जो मेनली डीएनए पॉलीमरेज हैं वो 5 टाइप्स के ही हैं, और इन 5 टाइप्स को हम सिंपली बोलते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। ये डीएनए पॉलीमरेजेस की लेबलिंग है। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज बीटा, डीएनए पॉलीमरेज गामा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। ये मेन 5 टाइप्स हैं यूकैरियोट्स के अंदर। होते 20 से भी ज्यादा हैं, बट मेन ये वाले हैं, और इनके भी अलग अलग कोई फंक्शन तुम्हें याद नहीं रखने, तुम्हें इनके अलग से फंक्शन याद नहीं रखने। ऐसे ही बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की। ठीक है, एनसीईआरटी ने तुम्हें जो भी मैकेनिज्म समझाए ना, वो सारे प्रोकैरियोट्स की हेल्प से समझाए हैं। एनसीईआरटी ने खुद ये लिखा है
कि यूकैरियोट्स के मैकेनिज्म बहुत ज्यादा एक तो कॉम्प्लिकेटेड हैं, प्लस बहुत सारे एस्पेक्ट हैं यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन के जो आज भी हमें नहीं पता है। बहुत सारी चीजें मिसिंग हैं, उन पे करंटली हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग जगह रिसर्च चल रही है। तो प्रोकैरियोट रिलेटिवली सिंपल है, तो बच्चों को समझाने के लिए प्रोकैरियोट मॉडल से ही समझा दिया जाता है। प्रोकैरियोट के अंदर भी बहुत सारे हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर ऑलमोस्ट 5 डिफरेंट टाइप्स के पॉलीमरेज हैं। लेकिन अगर हम बात करें मेन की, अगर हम बात करें मेन डीएनए पॉलीमरेजेस की, अगर हम मेन डीएनए पॉलीमरेज की बात करते हैं तो मेनली 3 टाइप्स के हैं। यहां पे इनको सिंपली बोला जाता है डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, यूकैरियोट में 20 से भी ज्यादा है, मेन है 5, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन। किसी का कोई फंक्शन तुम्हें याद नहीं करना तो जबरदस्ती इसमें मत घुसना, जिंदगी आसान है उसे आसान रखो। प्रोकैरियोट में 5 टाइप होते हैं बट मेन 3 टाइप्स हैं। मेन 3 टाइप्स हैं, पॉल 1, पॉल 2 एंड पॉल 3। ठीक है, ये भी देख लो सिंगल व्यू में, ये है मेन टाइप्स, दीज आर द मेन टाइप्स। अगर हम एक क्विक कंपैरिजन देखें इसका, एक क्विक कंपैरिजन देखते हैं। टेबल बना लो, टेबल बना लो प्रोकैरियोट के 3 टाइप के पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज 1 सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, कॉर्नबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने किया था, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। 2 कॉर्नबर्ग हुए हैं हिस्ट्री में, एक फादर थे एक सन थे, दोनों ही नोबेल लॉरिएट्स थे। फादर और सन दोनों को अलग अलग चीजों के लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, आर्थर कॉर्नबर्ग ने किया था, तो इसको कॉर्नबर्ग एंजाइम बोल देते हैं। फिर डीएनए पॉलीमरेज 2, फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 है। अब यहां पे तुम्हें बोर्ड पे 3 चीजें दिख रही हैं, क्या क्या? 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज। 3 प्राइम टू 5 प्राइम में हमने लिखा है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो अब देखते हैं इनका मतलब क्या क्या है, किसके पास कौन सी एक्टिविटी है वो देखेंगे। इनके मतलब तुम्हें मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूं। 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी मतलब 5 प्राइम की तरफ से स्टार्ट होके 3 के टुवर्ड्स जाता है एंजाइम, और यह है पॉलीमरेज का डायरेक्शन। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी तीनों के पास है, तीनों ही पॉलीमरेज एंजाइम है, लेकिन 2000 बेस पेयर पर सेकंड की जो स्पीड एनसीईआरटी ने दी है वो दी है डीएनए पॉलीमरेज 3 की, इसीलिए इसको कह रहे हैं ट्रू रेप्लिकेज। जो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, जो सबसे ज्यादा काम कर रहा है, वो डीएनए पॉलीमरेज 3 करता है। इसकी ये 2000 बेस पेयर पर सेकंड की स्पीड दी है एनसीईआरटी ने। 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज, क्या मतलब है इसका? ये देखो, हमने क्या पढ़ा था, मैंने कहा था कि ये 5 प्राइम पे फॉस्फेट फ्री होता है। ठीक है, इस 5 प्राइम फॉस्फेट से शुगर जुड़ी होगी, शुगर से नाइट्रोजीनस बेस जुड़ा होगा, और मैंने कहा था इस 3 प्राइम रीजन पे OH फ्री होगा। ये हमने पढ़ा था, एक न्यूक्लियोटाइड ऐसा होता है।
अनदर न्यूक्लियोटाइड कहां पर है, ये रहा 5 प्राइम फॉस्फेट, उसका शुगर, उसका OH 3 प्राइम वाला, और नाइट्रोजीनस बेस ये रहा। अब इन दोनों के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो हमने क्या कहा था, बॉन्ड क्या बनता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड 3 से 5 की डायरेक्शन में बनता है, लेकिन तुम्हारी चेन कैसी हो गई है, 5 प्राइम से 3 प्राइम पे एलोंगेट हो गई। मान लेते हैं एक और न्यूक्लियोटाइड अटैच कराना है, तो ये रहा 5 प्राइम फॉस्फेट, शुगर, 3 प्राइम पे OH फ्री और नाइट्रोजीनस बेस जुड़ा हुआ है। इस न्यूक्लियोटाइड को इस चेन का पार्ट बनना है, तो वापस से क्या होगा, इस 3 से 5 पे, इस 3 से 5 पे बनेगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो हमने कहा था फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की डायरेक्शन तो 3 to 5 है, लेकिन ये चेन अब एलोंगेट हो गई यहां तक। कौन सा एंड है ये वाला, 3 प्राइम एंड। तो जो पॉलीमरेज एक्टिविटी है, डीएनए पॉलीमरेज only has 5 प्राइम to 3 प्राइम एक्टिविटी, 3 से 5 की तरफ ग्रो नहीं कराता। मतलब हमारा उल्टे डायरेक्शन में सिंथेसिस नहीं होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड 5 से 3 की तरफ नहीं बनेगा, हमेशा टुवर्ड्स 3 प्राइम। 3 प्राइम OH इज द रिएक्टिव पोजिशन, तो जो भी नया मेंबर आएगा वो इस तरफ ही आके अटैच होगा। मान लेते हैं फिर से कोई नया मॉलिक्यूल आना है, तो वो 5 प्राइम फॉस्फेट, शुगर, 3 प्राइम पे OH फ्री, नाइट्रोजीनस बेस कनेक्टेड है, तो 3 प्राइम पे ही आके हमेशा अटैच हो सकता है। तो बॉन्ड वापस से क्या बना, 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना, और चेन की जो डायरेक्शन है एलोंगेशन की वो टुवर्ड्स 3 प्राइम है। हमेशा 5 से टुवर्ड्स 3 प्राइम ही एलोंगेशन होती है। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही एलोंगेशन कराता है। आरएनए पॉलीमरेज भी सेम डायरेक्शन में एक्टिविटी दिखाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस भी हमेशा सेम डायरेक्शन में होती है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। कभी भी 3 to 5 डायरेक्शन में चीजें नहीं बन सकती। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि चीजें 3 से उल्टा 5 की तरफ इलोंगेट हो रही हैं। इलोंगेशन की डायरेक्शन हमेशा 5 to 3 रहती है। फॉस्फोडाइएस्टर 3 से 5 पे बनते हैं, तो एक नया 3 प्राइम एंड एक्सपोज हुआ, फिर 3 से 5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हुआ, नया 3 प्राइम एक्सपोज हुआ, 3 to 5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना, एक नया 3 प्राइम एक्सपोज हुआ। ठीक है, तो हमेशा एक 3 प्राइम एक्सपोज हो रहा है, तो चेन इलोंगेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होती है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है हमारा, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड वो 3 to 5 बनता है, लेकिन चेन इलोंगेट कहां हो रही है, हमेशा टुवर्ड्स 3 प्राइम एंड, हमेशा 3 प्राइम एक्सपोज होता है। तो सबके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम की ही पॉलीमरेज एक्टिविटी है। फिर नेक्स्ट 5 से 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास है। इट हेल्प्स टू रिमूव आरएनए प्राइमर। क्या मतलब है इसका, ये भी हम आगे देखेंगे कि आरएनए प्राइमर हटाने का क्या मतलब होता है, ये हम समझेंगे अभी बाद में। बट अभी बस ये ध्यान रखो कि 5 के से 3 डायरेक्शन में जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज 1 कर सकता है। क्या मतलब है इसका, ये हमने देख ली डीएनए पॉलीमरेज का 5 प्राइम 3 प्राइम एक्शन। अब हम देख रहे हैं कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम
एक्सोन्यूक्लियस बोलने का क्या मतलब है? हमने क्या बोला? हमारी न्यूक्लियोटाइड चेन कैसी होती है? 5' पे फॉस्फेट फ्री है, फिर जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं लास्ट में 3' पे OH फ्री होगा। तो यह 5' टू 3' डायरेक्शन में चीज। अब एक्सोन्यूक्लियस, एक्सो वर्ड का मतलब होता है एक्सटर्नल एंड, और न्यूक्लियस का मतलब होता है डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट कर सकता है। कहां से कर रहा है? किसी एक्सटर्नल एंड से। और 5' टू 3 का मतलब है कि ये 5' से खाना स्टार्ट करेगा। तो ये क्या करेगा? इस तरफ से आएगा और इस तरफ से ये न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ना स्टार्ट कर सकता है। तो अगर ये 5' डायरेक्शन से और एक्सटर्नल एंड से ही सिर्फ इनको काट सकता है, तो इस एंजाइम को बोला जाता है 5' टू 3' एक्सोन्यूक्लियस। और इसी का ऑपोजिट, इसी का ऑपोजिट है 3' टू 5' एक्सोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस मतलब एक्सटर्नल एंड से न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा, खाएगा, तोड़ेगा, लेकिन कहां से? अब 3' एंड से। तो अब अगर मेरे पास न्यूक्लियोटाइड है, सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं और ये 3' पे OH फ्री है, तो अगर आप बोलते हो एंजाइम 3' टू 5' एक्सोन्यूक्लियस है, तो इसका मतलब कि वो एक्सटर्नल एंड से ही काटेगा, लेकिन कौन से? 3' वाले एक्सटर्नल एंड से आएगा और एक एक करके न्यूक्लियोटाइड्स को अलग कर सकता है। तो ये डिफरेंस है इन दो एक्सोन्यूक्लियसेस का। एक एंजाइम 5' की दिशा से 3' की दिशा में जाता है और एक्सटर्नली ही काटेगा, बीच में से अपने आप नहीं काट सकता। ऐसे ही यहां पर 3' टू 5' एक्सोन्यूक्लियस है, ये हमेशा 3' एंड से न्यूक्लिक एसिड्स को काटता जाएगा। तो ये दो एक्सोन्यूक्लियसेस हैं। जब 3 से 5 में काटते हैं तो इसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। डीएनए बन कैसे रहा था? 5 से 3 की डायरेक्शन में, तो वो पॉलीमराइज हुआ 5 से 3 की डायरेक्शन में, लेकिन जब चेक करेंगे तो उल्टे में चेकिंग की जाती है। इतना डीएनए बन गया, अब चेक होगा ये सही लगा या नहीं, ये सही लगा है या नहीं, ये सही लगा है या नहीं। अगर उसको लगता है कोई भी चीज गड़बड़ है तो वो एक एक करके न्यूक्लिक एसिड्स को, न्यूक्लियोटाइड को काट के हटाएगा और वापस से सही करके उसको रीसिंथेसाइज कर देगा। करता है इतनी मेहनत वो। यस, अगर वो प्रूफ रीड कर रहा था कि पहला बेस सही है, दूसरा बेस सही है, तीसरा बेस सही है, जहां गड़बड़ लगेगी स्टार्टिंग से सबको चॉप करके खा लेगा। खाने के बाद पॉलीमरेज से 5 to 3 वापस नया डीएनए बनवाएगा। तो ये वाली एक्टिविटी भी तीनों के पास है, पॉलीमरेज एक्टिविटी तीनों के पास है, लेकिन आपका मेन एंजाइम, आपका मेन एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज 3। यह आपका मेन एंजाइम है। इसकी स्पीड 2000 बेस पेयर पर सेकेंड की है जो एनसीईआरटी ने दे रखी है। 5' टू 3' 5 वाली डायरेक्शन से चीजों को काटने की एबिलिटी सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास है। प्रूफ रीड करने की एक्टिविटी भी सबके पास है, बट द मेन एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज 3। तो ये रहा सिंगल व्यू इसका, जिसको भी लिखना है, कंप्लीट करना है, पॉज करके देख लो। ये है 5' टू 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी, लिखा हुआ है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, 5' टू 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी।
3' to 5' पॉलीमरेज एक्टिविटी कभी नहीं होती है। 5 to 3 एक्सो न्यूक्लियस का ये मतलब है, 3 to 5 का मतलब कि 3 वाले डायरेक्शन से न्यूक्लियोटाइड्स को काटता है, 5 वाला मतलब 5 वाले डायरेक्शन से न्यूक्लियोटाइड को काटता है। सिंगल व्यू में ये भी देख लो, सिंगल व्यू में ये भी देख लो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट की, बेस्ट एग्जांपल हमने कहा था हमारे पास है इकोलाई। बेस्ट एग्जांपल इज इकोलाई। तो यहां पे जो डीएनए रेप्लिकेशन टाइम है दैट इज 18 मिनट्स। इकोलाई को अपना डीएनए रेप्लिकेट करने में 18 मिनट का वक्त लगता है। सेल का डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन ये 2 मिनट में करता है। तो टोटल सेल का डुप्लीकेशन टाइम, या उसे हम इकोलाई का बोलते हैं जेनरेशन टाइम, कितना हो गया टोटल? 20 मिनट्स। ये चीज हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी था और एनसीईआरटी में रीड भी किया था कि मेसल्सन स्टाल ने ट्रांसफर करने के बाद हर 20 मिनट में सेल निकाल के उसका डीएनए निकाल के उसको सेंट्रीफ्यूज किया। तो क्यों हर 20 मिनट्स में किया? क्योंकि इकोलाई का जनरेशन टाइम 20 मिनट्स है। हर 20 मिनट में एक इकोलाई से 2 इकोलाई बन जाएंगे, हर 20 मिनट में एक इकोलाई से 2 इकोलाई बन जाते हैं। अब तुम्हारी एनसीईआरटी ने कह रखा है दैट द रेप्लिकेशन टाइम इज 18 मिनट्स। रियलिटी बहुत अलग है। यस, पुरानी एनसीईआरटीज देखोगे तो तुम्हें मिलेगा कि इकोलाई का जो डीएनए रेप्लिकेशन टाइम था वो 38 मिनट्स था। वो असलियत है भी, वो एक्चुअल रियलिटी है, बट एनसीईआरटी जो कह रही है हम वो मान रहे हैं। एनसीईआरटी कहती है कि रेप्लिकेशन का टाइम 18 मिनट्स है, तो तुम मान लो रेप्लिकेशन का टाइम 18 मिनट्स है। पहले 38 क्यों था, अब क्यों नहीं है, उससे तुम्हें कुछ नहीं करना, उससे तुम्हें नीट में कोई फायदा नहीं हो रहा। तुम्हें फायदा जिससे हो रहा है वो तुम्हारी चीज बोर्ड पे है, वही चीज तुम्हारी कॉपी में जाएगी, वही एनसीईआरटी में, वही तुम्हारे दिमाग में जाएगी, ठीक है। तो इकोलाई डीएनए रेप्लिकेट करता है 18 मिनट में, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कराता है 2 मिनट में, तो 1 से 2 सेल बनने का काम है 20 मिनट्स। तो सेल डुप्लीकेशन टाइम या जनरेशन टाइम है इकोलाई का 20 मिनट्स। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, ठीक है, अगर बात करें एक टिपिकल मैमेलियन सेल की, पॉज करो, 11th की एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ। 11th की एनसीईआरटी में सेल साइकिल का चैप्टर है, उसमें लिखा हुआ है कि एक टिपिकल मैमेलियन सेल 24 घंटे में डिवाइड करता है। एक एवरेज टिपिकल मैमेलियन सेल डिवाइड्स इन एवरी 24 आवर्स। एक सेल से 2 सेल 24 आवर्स में करता है। उस बीच में एक एस फेज आता है, हम पढ़ते हैं G1 S G2 फेज, इंटरफेज, एम फेज, ये सब 11 की बुक में दिया हुआ है। तो एक यूकैरियोट में टिपिकल मैमेलियन सेल्स में एस फेज है जिसके अंदर सारी की सारी डीएनए रेप्लिकेशन होती है, और लगभग इसको कराने में 10 to 12 आवर्स जाते हैं। यस, वो एक सेल जो 24 घंटे की लाइफ साइकिल दिखा रहा है, 24 घंटे में वो 1 से 2 सेल बनेगा, उसमें से 10 से 12 घंटे वो सिर्फ और सिर्फ अपने डीएनए रेप्लिकेशन में निकालता है। एस फेज में वो डीएनए रेप्लिकेट होता है। तो प्रोकैरियोट की खासियत और ये टिपिकल मेमेलियन सेल की खासियत हो गई हमारी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बार देख लो क्या क्या पढ़ रहे हैं हम। हमने बोला रेप्लिकेशन में नया डीएनए बनता है पुराने डीएनए से, तो डीएनए को यूज करके ही डीएनए बन रहा है। तो एंजाइम का नाम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। हमने कहा
कि रेप्लिकेशन एक स्पेसिफिक पॉइंट से शुरू होता है, उसे कहते हैं ओआरआई साइट। हमने कहा यूकैरियोट में बहुत सारे डीएनए पॉलीमरेज है, मेन है ये 5, इनमें से किसी से कोई और कुछ नहीं समझना। प्रोकैरियोट में हमने कहा टोटल 5 टाइप है, मेन 3 टाइप्स हैं, पॉल 1, पॉल 2, पॉल 3। इसमें हमने पढ़ा कि पॉलीमरेज का डायरेक्शन हमेशा 5 to 3 होता है, ये कभी 3 to 5 नहीं हो सकता। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 3 to 5 बनता है, लेकिन चेन की इलोंगेशन, चेन में जो फ्री एंड एक्सपोज हुआ है वो हमेशा 3 प्राइम है, तो ये हमेशा 5 to 3 है। सबके पास ये एक्टिविटी है, मेन एंजाइम इसमें से पॉलीमरेज 3 है। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी खाली पॉल 1 के पास है, 3 से 5 के एक्सोन्यूक्लियस सबके पास है। फिर हमने देख लिया डायग्राम से कि क्या मतलब है 5 to 3 पॉलीमरेज का, क्या मतलब है एक्सोन्यूक्लियस का, और फिर हम आ गए इस पे कि इकोलाई कितना टाइम लेता है डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए। सेल डिवाइड में 20 मिनट। एक मेमेलियन सेल एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट करता है, उसके लिए 10 से 12 घंटे लगते हैं। उसके सेल का डुप्लीकेशन टाइम, सेल का डिवीजन टाइम इज लगभग 24 आवर्स। ठीक, बढ़ते हैं आगे। इतना हमने देख लिया, इतने में कोई डाउट है तो अभी अपने अपने कमेंट बॉक्सेस में डाल दो, मैं पढ़ लूंगा उनको बाद में। अगर यहां तक कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, अग्रिम सर आपके उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। गिवन दैट हमने सारी चीज देख ली, अब हम आते हैं अपने मेन मैकेनिज्म पे। और ये मैकेनिज्म हम मेनली प्रोकैरियोट्स की मदद से पढ़ रहे हैं। हम मेनली ये चीज प्रोकैरियोट की मदद से पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इकोलाई की मदद से हम इसको पढ़ते हैं। यूकैरियोट का मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको नहीं समझा जाता, उनकी चीजों को नहीं डिस्कस किया जाता। यूकैरियोट की बस जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं तुम्हें लिखवा दूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना यूकैरियोट का। जबरदस्ती का दिमाग मत डालना यूकैरियोट्स के अंदर। ठीक, तो मैकेनिज्म को देखते हैं हम प्रोकैरियोट की मदद से। हमने कहा हमारे पास डीएनए कैसा है, ये बनाया मैंने एक डीएनए, इसको मैं लिख रहा हूं 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और ये बनाया मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, एंटी पैरेलल नेचर होगा, इसको लिख दिया मैंने 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये है मेरा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब मान लेते हैं ये रीजन है जिसको मैं कह रहा हूं ओ आर आई, दिस इज माई ओ आर आई रीजन, ठीक है, यह मेरा ओ आर आई साइट। इसका मतलब इस पॉइंट से रेप्लिकेशन शुरू होनी है। ठीक है, अब होता क्या है, सबसे पहले एक एंजाइम आ रहा है जिसका नाम है हेलिकेज। हमने क्या कहा था, डीएनए कैसा है, स्पाइरल मॉलिक्यूल है, तो इस स्पाइरल को, इस हेलिक्स को पहले सीधा करना है। ये जो गोल गोल धागा है, इस गोल गोल धागे को पहले सीधा धागा बनाना है, तो ये काम हेलिकेज करता है। इट अनवाइंड्स, इट अनकॉइल्स डीएनए हीलिक्स, डीएनए के स्पाइरल को, वो जो कॉइलिंग है उसे अनकॉइल करता है। अनवाइंड मतलब, वाइंडिंग मतलब किसी चीज को घुमाना, उसको वापस से नॉर्मल करके सीधा बनाता है। प्लस ये और क्या करता है, हेलिकेज के साथ साथ इसी का नाम अनवाइंडेज भी है। अनवाइंड कर रहा है तो इसलिए इसका नाम अनवाइंडेज भी रखा गया है। तो पहला काम तो ये कर रहा है ये, और ये दूसरा काम भी करता है, क्या, इट ब्रेक्स
हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू स्ट्रैंड्स। हमने कहा था वो दोनों स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हैं, तो पहले जो उसकी कॉइलिंग है, वो जो पूरा डीएनए ऐसे कॉइल्ड था, उसकी कॉइलिंग को नॉर्मल सीधा कर दिया है। लेकिन अभी बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है जिससे जुड़े हुए हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ के इन डीएनए को अलग भी कर देता है। तो हीलिकेस का इनाम अनबाइंडेज है, अनकॉइल भी करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता भी है। लेकिन चलो इसने ये काम कर दिया, अब अगर ये एंजाइम हट गए तो वापस चिपक सकते हैं और वापस अनकॉइल हो सकते हैं पूरे। तो क्या किया जाए? तो सेम टाइम पर आते हैं एस एस बीपी। एसएसबीपी का नाम है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। नाम से ही पता चल रहा है, सिंगल स्ट्रैंड को बाइंड करने वाले प्रोटीन। वो जो सिंगल स्ट्रैंड खुल चुका है ना, वो उस पे आके ज्वाइन हो जाते हैं कि वो वापस बंद ना हो पाए, तो इसको हम बोलते हैं एसएसबीपी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। स्टेबलाइजेस सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड रखने में मदद करता है। ठीक, डीएनए की जो ओपनिंग क्रिएट होती है, उस ओपनिंग को कहा जाता है रेप्लिकेशन फोर्क। डीएनए अनवाइड हो गया, डीएनए के बॉन्ड टूट गए, एसएसबीपी ने उसको स्टेबलाइज कर दिया। तो जो ओपनिंग क्रिएट होती है, ओपनिंग ऑफ डीएनए को ही कहा जाता है रेप्लिकेशन फोर्क। डीएनए जो अनवाइंड होके खुल जाता है उसे कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। सिंगल व्यू में देख लो, नोट कर लो, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो जब ओआरआई पे ये दोनों काम करेंगे तो तुम्हें डायग्राम कैसा नजर आएगा? जस्ट अ मिनट। ये एक डीएनए स्ट्रैंड था, ऊपर का कुछ हिस्सा बहुत ज्यादा कॉइल हो चुका है, 5 to 3 प्राइम, ये था 3 to 5 प्राइम। यही डायग्राम बनाया था हमने। ऑरेंज को 5 से 3 लिया हुआ था, पिंक को 3 से 5। अब ये एक नॉर्मल स्पाइरल है, जब ओआरआई से इसको खोला जाता है, ध्यान देना, थोड़ा इमेजिन करो, एक स्पाइरल है, तुमने पहले उस स्पाइरल को सीधा किया और फिर उसको खोला, तो जो ऊपर का जस्ट डीएनए है ना, जो ऊपर की कॉइलिंग है, वो और ज्यादा कॉइल हो जाती है। कभी नोटिस करना, कोई भी स्पाइरल धागा है, उस स्पाइरल रस्सी को तुम खोल देना, तो जो ऊपर का पोर्शन है वो और ज्यादा कॉइल हो जाता है, जो इमीडिएट ऊपर का पोर्शन है। तो इस डायग्राम में हमने यही दिखाया है कि ये इतना पोर्शन है, ये और ज्यादा कॉइल हो चुका है, तो इसको हम बोलते हैं सुपर कॉइलिंग। पहले ही वो कॉइल था, स्पाइरल था, अब वो और ज्यादा एक दूसरे पे अपने ऊपर ही कॉइल हो चुका है। ये डीएनए तुम्हारा खुल गया और तुम्हारे एसएसबीपी ने आके इनको ऐसे ओपन कंडीशन में छोड़ दिया है। तो तुम्हें क्या दिख रहा है? ये डीएनए और ये ऐसे ओपनिंग। तो इस ओपनिंग को कहा जाता है रेप्लिकेशन फोर्क। ओआरआई पर ही हेलिकेज आके सबसे पहले काम करता है, डीएनए को अनकॉइल भी करता है, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, तो वो खुल जाते हैं। एसएसबीपी आते हैं तो ये अब जुड़ नहीं पाएंगे, एसएसबीपी आने की वजह से अब ये वापस जुड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, अब आरएनए वर्ल्ड जब हमने पढ़ा तो हमने वहां पढ़ लिया था कि डीएनए पॉलीमरेज अपने आप रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता। हमने कहा था डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट रेप्लिकेशन, इट इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए प्राइमर। लास्ट क्लास के नोट्स खोल के देखो, आरएनए वर्ल्ड के अंदर पॉइंट लिखा हुआ है। तो अब थर्ड नंबर पे कौन आ रहा है?
3rd नंबर पे एक एंजाइम आ रहा है जिसका नाम है प्राइमेज। प्राइमेज जो है मेरा, वो डीएनए को पढ़ के, डीएनए को यूज करके आरएनए बनाता है। तो इसका नेचर इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और ये क्या कर रहा है? इट synthesizes it synthesizes RNA primer। RNA primer मैंने कहा था, it is a short stretch of RNA। तो पहले प्राइमेज नाम का एंजाइम आया, वो डीएनए को ही यूज करके आरएनए बनाता है। वो जो आरएनए का टुकड़ा बना, वो जो आरएनए का छोटा सा टुकड़ा बना, उसे आरएनए प्राइमर कहते हैं। तो अब ये क्या करेगा? मान लेते हैं ये जो डीएनए का टुकड़ा है, यहां पे डीऑक्सी अडीनोसिन है, फिर डीऑक्सी थाइमीन है, फिर डीऑक्सी साइटोसिन है। इसका कॉम्प्लीमेंट यहां मिलेगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट यहां पे क्या होता? डीऑक्सी टी। अगर यहां ए है तो यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री टी होता। यहां पे अगर टी है तो यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री डीऑक्सी अडीनोसिन। यहां सी है तो यहां कॉम्प्लीमेंट्री डीऑक्सी ग्वानोसिन होता। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री नेचर हम पढ़ चुके हैं सेमी कंजर्वेटिव में। अब आरएनए प्राइमेज एंजाइम आरएनए बना रहा है, तो ये क्या करता है? व्हाट डज इट डू? ये डीए का कॉम्प्लीमेंट, एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट आरएनए में यूरासिल होता है। हमने कहा था आरएनए में थाइमिन नहीं मिलता, आरएनए में यूरासिल मिलता है। तो ये यहां पे यूरासिल लगा देगा। फिर डीटी का कॉम्प्लीमेंट एडेनिन लगा देगा, सी का कॉम्प्लीमेंट जी लगा देगा, है ना। लेकिन ये क्या है? आरएनए सीक्वेंसेस हैं, राइबोज शुगर वाले न्यूक्लियोटाइड्स लग रहे हैं। तो यहां पे 5 प्राइम डायरेक्शन से 3 प्राइम डायरेक्शन में बन गया ये। हमने क्या कहा था? कोई भी पॉलीमरेज हो, कोई भी पॉलीमरेज हो, वो हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में ही काम कर सकता है। कोई भी पॉलीमरेज 3 to 5 काम नहीं करता। मतलब ये 5 है, हमने कहा ना एंटी पैरेलल नेचर हमेशा रहेगा। 3 का कॉम्प्लीमेंट 5, तो 5 to 3 डायरेक्शन में एक प्राइमर बन गया। अब ये है 5 प्राइम एंड, तो इधर जो भी एंड होगा वो 3 प्राइम होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि भाई 3 to 5 चीज बन जाए यहां पे, बट हमने कहा कि 3 से 5 डायरेक्शन में पॉलीमरेजेस काम करते ही नहीं है। कोई भी पॉलीमरेज 3 to 5 काम नहीं कर सकता। कोई भी पॉलीमरेज 3 to 5 काम नहीं कर सकता। तो अब क्या मजबूरी आई? यहां प्राइमर नीचे बन ही नहीं सकता। यहां पे 3 प्राइम एंड कहां पर है? ये ऊपर वाला रीजन। ऊपर की तरफ जाएंगे तो 3 प्राइम एंड आएगा, तो यहां पे प्राइमर यहां से बनेगा। जो भी यहां पे बेसिस हैं डीएनए के, उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए यहां पे बनेगा। तो एक प्राइमर 3 का ऑपोजिट 5, 5 to 3 डायरेक्शन में बना। इसमें नीचे से ऊपर नहीं बन सकता, 3 से 5 नहीं बनता है पॉलीमरेज का काम, वो 5 से 3 में बनाएगा। तो एंटी पैरेलल नेचर यहां पे ऊपर से नीचे आता है। तो ये है हमारा प्राइमर। ठीक है, ये है हमारा प्राइमर। प्राइमर का फायदा क्या है? हमेशा हमने क्या कहा था? जो भी न्यूक्लियोटाइड 3 प्राइम पे होता है उसके पास फ्री ओएच ग्रुप होता है। तो इट प्रोवाइड्स
free 3' OH for DNA polymerase। हमने कहा था डीएनए पॉलीमरेज अपने आप रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता। डीएनए पॉलीमरेज को एक 3' OH ग्रुप चाहिए जिस पर वो चीजें लगा सकता है। हमने कहा था ना डीएनए इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए। तो अब डीएनए को फर्स्ट टाइम जब रेप्लिकेशन करनी थी वो खुला। अब वो कह रहा है यार ये प्रोसेस कैसे करते मुझे तो पता ही नहीं। तो आरएनए बड़ा भाई है, आरएनए का कोई बात नहीं, रुको। आरएनए पॉलीमरेज आया, उसने डीएनए पॉलीमरेज को दिखाया कि बेटा देखो ऐसे पॉलीमराइज करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग पढ़ते जाओ और 5 to 3 में मूव करते जाओ। तो डीएनए पॉलीमरेज ने कहा ठीक है भैया मैं ऐसे ही करूंगा। अब डीएनए पॉलीमरेज क्योंकि बाद में आया तो उसने कहा यार मैं स्टार्ट नहीं कर सकता, मुझे जिंदगी भर के लिए आपकी हेल्प चाहिए। तो उसने कहा चलो ठीक है तू ले ले मेरी हेल्प। तो हर बार आज तक पहले आरएनए पॉलीमरेज आते हैं, वो एक आरएनए का टुकड़ा बनाते हैं और दोनों ही, ये भी क्या है मेरा 3' एंड उधर 3' एंड, 3' पे हर न्यूक्लियोटाइड के फ्री OH हमेशा होता है। तो इधर भी 3 फ्री OH, इधर भी 3' पे OH फ्री है। इस 3' OH पर अब डीएनए पॉलीमरेज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स लगाना शुरू कर सकता है। ठीक है, इतना देख लो। ये जो हमारा रेप्लिकेशन फोक खुला है ये अभी हमारा फर्स्ट रेप्लिकेशन फोक खुला हुआ है। दिस इज द फर्स्ट रेप्लिकेशन फोक। प्राइमेज आया, उसने प्राइमर बना दिए। ठीक है, प्राइमर का काम क्या है कि प्राइमर एक 3' OH प्रोवाइड कराता है डीएनए पॉलीमरेज के लिए। डीएनए पॉलीमरेज अपने आप एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करता। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमने क्या देखा, बीच में सुपर कॉइलिंग आ रखी है, 5' to 3'। दूसरे कलर से हमने ड्रॉ किया था अपना दूसरा मेंबर, 3' to 5'। डीएनए को स्टेबलाइज करने के लिए हमने कह दिया था SSBP आएगा। और हमने देख लिया कि यहां 5 से डायरेक्शन में यहां पे प्राइमर रेडी हो गया था, यहां 5' एंड से इधर 3' एंड प्राइमर रेडी हो गया था। इतना हमने देख लिया। हमने कहा ये सारा मेरा क्या है, अभी ये पहला रेप्लिकेशन फोर्क है। दिस इज द फर्स्ट रेप्लिकेशन फोर्क। अब कौन आएगा, अब आएगा मेरा डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए ने दोनों तरफ प्राइमर बना लिए हैं, प्राइमेज एंजाइम ने दोनों तरफ प्राइमर बना के दे दिए। यहां पे ऊपर क्यों बना, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा 5 to 3 जाएगा और हमेशा एंटी पैरेलल नेचर है। तो 5 के साथ 5 नहीं आएगा, जो ऊपर 3' एंड है उसके साथ 5 आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहां 3' एंड है, इसके साथ 5' आया और ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा और ये क्या करेगा, इट यूजेस DNTPs। DNTP क्या है मेरा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड, साइड है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ही अपने आप में न्यूक्लियोटाइड बनता है, ये पहले ही बताया था। अब ये जो DNTP है इसका है डुअल रोल। कैसे डुअल रोल, यही आपका एनर्जी सोर्स भी है। बाय ब्रेकिंग 2 टर्मिनल फॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट है ना, 3 फॉस्फेट हैं, तो जो बाहर वाले 2 फॉस्फेट हैं
उनको तोड़ते हैं तो एनर्जी आती है, और यही डीएनटीपी में सबस्ट्रेट भी है, जो तुम्हारा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट बचेगा। वो सबस्ट्रेट की तरह यूज हो जाएगा। तो ओवरऑल जो डीएनटीपी का मॉलिक्यूल है वही एनर्जी का सोर्स भी है और वही सबस्ट्रेट भी है। दो फॉस्फेट तोड़ के एनर्जी आती है और एंजाइम इस मोनोफॉस्फेट को चेन का पार्ट बना देता है। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 ये काम कराएगा। और ये क्या करेगा, अब इस ऑरेंज वाले का कॉम्प्लीमेंट टुवर्ड्स 3 प्राइम डायरेक्शन बना देगा, और इस पिंक का कॉम्प्लीमेंट कौन है, ऑरेंज, तो ये टुवर्ड्स 3 प्राइम यहां तक बना देगा। तो 5 से 3 के डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन, 5 से 3 की डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन। ब्लू वाला कलर जो है मेरा, दोनों तरफ जो मेरे ब्लू वाले कलर्स हैं, ये है आरएनए प्राइमर, ये है मेरे प्राइमर। डीएनए पॉलीमरेज खुद रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं करता, तो प्राइमेज ने प्राइमर बनाया जो कि आरएनए का टुकड़ा है। आरएनए के भी न्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम एंड पे OH फ्री होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज ने कहा भैया मैं समझ गया। उसने यहां जितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको रीड किया और उनकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से डीएनए बना दिया। ये क्या है मेरा, न्यू डीएनए। ये क्या है मेरा, न्यू डीएनए। ठीक है, ये मेरे डीएनए है। ये कौन है मेरा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। हमने कहा था पेरेंट को टेम्पलेट डीएनए कहते हैं। पेरेंट इज नोन एज टेम्पलेट डीएनए। और यहां पे कौन है मेरा, ये ऑरेंज वाला, यह है 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट डीएनए। ठीक है, ऑरेंज वाला 3 से 5 जा रहा है ऊपर, पिंक वाला 5 से 3 जा रहा है, तो 5 से 3 टेम्पलेट, 3 से 5 टेम्पलेट। ब्लू कलर दोनों की तरफ इज माय आरएनए प्राइमर। ये जो ओपनिंग है, ये अभी फर्स्ट रेप्लिकेशन फोर्क हम देख रहे हैं, पहला रेप्लिकेशन फोर्क खुला हुआ है। हेलिकेज ने डीएनए को खोला, एसएसबीपी ने स्टेबलाइज किया, प्राइमरेज ने प्राइमर बनाया, डीएनए पॉलीमरेज 3 दोनों तरफ इलोंगेशन करा देगा। डीएनए पॉलीमरेज 3 मेरा क्या करा रहा है, इट परफॉर्म्स इलोंगेशन। डीएनए पॉलीमराइज करा रहा है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग को फॉलो करते हुए। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हर जगह फॉलो होती है, एंटी पैरेलल नेचर हर जगह फॉलो होता है, कभी भी उसमें कोई वायलेशन नहीं होएगा। ठीक है, सिंगल व्यू में देख लो, लिख लो। नेक्स्ट पेज पे डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी समझते हैं। ये है डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी। मेरे पास मान लो एक चेन है, इसके 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट फ्री था, और जो भी लास्ट न्यूक्लियोटाइड है उसका 3 प्राइम एंड का OH फ्री है। ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है मेरे पास। ठीक, इस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में दिख रहा है मेरे को 3 फॉस्फेट है, तो ये 2 फॉस्फेट टूटेंगे एक साथ, दोनों टर्मिनल, टर्मिनल मतलब टिप्स वाले, तो ये 2 फॉस्फेट टूटेंगे, ये अलग हो जाएंगे, इनके टूटने से बॉन्ड से एनर्जी रिलीज होगी, और बचेगा क्या तुम्हारे पास, तुम्हारे पास ये हिस्सा बच जाएगा, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट बच जाएगा। तो ये अपने इस फॉस्फेट वाले ग्रुप से इस 3 प्राइम OH के पास आ जाएगा। ठीक है, इसका 3 प्राइम, इसका 5 प्राइम, ये बना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड।
चेन इलोंगेट हो गई 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में। तो दिस इज हाउ पॉलीमरेज एक्ट। ठीक है, इस तरीके से पॉलीमरेज एक्ट करता जाएगा। डायग्रामेटिकली देख लो, मेरे पास 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट फ्री है, मेरे पास न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, इसके 3 प्राइम पे OH फ्री है। ठीक है, इतना मेरा डीएनए है। अब इसको आगे इलोंगेट करना है, तो इलोंगेशन कैसे होगी? मेरे पास एक न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आएगा। ठीक है, इसके इधर 3 प्राइम पे OH फ्री है। तो सबसे पहली चीज क्या होगी? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये दोनों फॉस्फेट्स निकलेंगे, इनके बॉन्ड टूटने से आई एनर्जी। तुम्हारे पास बच क्या जाएगा? अब तुम्हारे 5 प्राइम एंड पे ये मोनोफॉस्फेट बचा है, ये न्यूक्लियोटाइड और ये इसका 3 प्राइम OH। ये इसमें चेंज हो गया, 2 फॉस्फेट टूटे। ये पूरा क्या है मेरा? इट इज अ न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। और क्योंकि मैं डीएनए की बात कर रहा हूं, तो मैं इसके आगे लगा सकता हूं डीऑक्सीराइबो टर्म, कि पता चल जाए भाई डीऑक्सीराइबो शुगर है, मतलब डीएनए का काम चल रहा है। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट था, 2 फॉस्फेट टूटे, उससे एनर्जी मिली। अब ये क्या बच गया है मेरे पास? अब मेरे पास बचा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। इस 3 प्राइम OH और इस 5 प्राइम पे बन जाएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इसके बीच में बनेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो मेरे पास 1, 2 और 3, 5 प्राइम पे फॉस्फेट, पहला न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तो मेरे पास था। अब इससे क्या जुड़ जाएगा? ये वाला मेंबर। तो ये चौथा न्यूक्लियोटाइड जुड़ा, इसके पास फिर से 3 प्राइम OH फ्री। डायरेक्शन ऑफ इलोंगेशन इज 5 to 3। और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बना? 3 प्राइम OH से 5 प्राइम फॉस्फेट पे बना फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। तो पॉलीमराइज 5 to 3 डायरेक्शन में हुआ, बॉन्ड 3 to 5 का बना। ये जो मेरा ट्राइफॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट से एनर्जी मिली, मोनोफॉस्फेट को चेन में लगा दिया। तो ये ओवरऑल चीज मेरा एनर्जी सोर्स भी है, यही ओवरऑल चीज से मेरा सबस्ट्रेट भी आ रहा है। तो यही चीज एनसीईआरटी ने बताने की कोशिश की है। यहां तक हम आ गए थे, ये प्रोसेस हमने देखी थी। ऊपर क्या रखा था? सुपर कॉइलिंग। तो मेरा इतना रेप्लिकेशन हो चुका है दोनों तरफ। अब ऊपर का एरिया रेप्लिकेट करना है। ऊपर के एरिया को रेप्लिकेट करने के लिए अब जरूरी है कि ये सुपर कॉइलिंग खोल दी जाए। यहां पे एक्स्ट्रा सुपर कॉइलिंग आ रखी है, इस एक्स्ट्रा सुपर कॉइलिंग को हटाना जरूरी है। ठीक है, ये भी देख लो सिंगल व्यू में जिसको भी देखना है। दिस इज दी इस डायग्राम में हमने शो किया है एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज।
डीएनए पॉलीमरेज इस सबस्ट्रेट को यूज करके इसी से एनर्जी लेगा और मोनोफॉस्फेट को चेन में लगा के आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया डीएनए पॉलीमरेज 3 ने काम किया। अब ये भी सिंगल व्यू में देख लो। अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या होगा, ये जो सुपर कॉइलिंग आई है ना, इसको हटाने के लिए एक एंजाइम आएगा जिसका नाम है डीएनए गायरेज। एक एंजाइम आएगा डीएनए गायरेज। हम प्रोकैरियोट्स के मदद से समझ रहे हैं तो उसको डीएनए गायरेज कहते हैं। इट जस्ट रिमूव्स सुपर कॉइलिंग। तो ये क्या करता है, ये सिर्फ सुपर कॉइल्ड डीएनए को नॉर्मल हेलिक्स में चेंज करता है। सुपर कॉइल को नॉर्मल हेलिक्स में खोल रहा है बस। यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो इसी एंजाइम का वहां पे नाम बदल के रख दिया जाता है टोपोआइसोमरेज। अगर कोई पूछ ले तो तुम्हें याद होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, ये डीएनए था 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दूसरा डीएनए 3 प्राइम टू 5 प्राइम। मैंने क्या देखा था, इधर एक प्राइमर बना था 5 प्राइम पे, इधर प्राइमर बना था 5 प्राइम पे। डीएनए पॉलीमरेज ने इसका कॉम्प्लीमेंट यहां तक बना दिया था। डीएनए पॉलीमरेज ने इसका कॉम्प्लीमेंट यहां तक बना दिया था। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो बीच का हिस्सा था, ये वाला जो हिस्सा था जिसमें सुपर कॉइलिंग आ रखी थी, डीएनए गायरेज ने क्या किया, डीएनए गायरेज रिमूव्ड सुपर कॉइलिंग। तो डीएनए गायरेज के सुपर कॉइलिंग हटाने से ही अभी वापस नॉर्मल हीलिक्स बना है। अब वापस से क्या होगा, डीएनए गायरेज के काम करने के बाद नेक्स्ट वापस से हेलिकेज आएगा। वापस से वो एसएसबीपी हट चुके हैं, पुराने वाले एसएसबीपी हट गए, नए एसएसबीपी फिर से आएंगे। फिर से जो मेरा पेरेंट टेम्पलेट 5 to 3 था, इसको फिर से प्राइमेज की जरूरत पड़ेगी। पेरेंट टेम्पलेट जो 5 to 3 था उसको वापस प्राइमेज की जरूरत पड़ेगी और फिर वापस से डीएनए पॉलीमरेज 3 आ जाएगा। सिंगल व्यू में देख लो, ये हमारा नॉर्मल डीएनए था। इस पे जब ओआरआई पे हेलिकेज और एसएसबीपी आए तो फॉर रेप्लिकेशन फोक खुला, प्राइमेज आया तो उसने आरएनए के प्राइमर बना दिए दोनों तरफ। जब डीएनए पॉलीमरेज आया तो इसने इस 3 प्राइम को इलोंगेट करके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया, इसके 3 प्राइम को इलोंगेट करके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया। पिंक वाले को लिखा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम टेम्पलेट डीएनए। ठीक है, फिर डीएनए गायरेज ने ऊपर की सुपरकॉइलिंग हटा दी। अब हम देखेंगे यहां पे वापस से ये सब काम करेंगे। तो अब जो हम नेक्स्ट डायग्राम बनाने जा रहे हैं, अब हम देखेंगे कि सेकेंड रेप्लिकेशन फोक में क्या होगा। अब जो ऊपर का डीएनए था वो सुपर कॉइलिंग में चला जाएगा। ये 5 to 3
ये 3 to 5, वापस से SSBP आ चुके हैं। ठीक है, अब ये मेरा क्या खुला है, ये अब जो मेरा डायग्राम स्टार्ट हो रहा है, नाउ दिस ऑल इज सेकेंड रेप्लिकेशन फोक। अभी तक मैंने क्या देखा था कि 5 प्राइम डायरेक्शन पे प्राइमर यहां बना था, 5 प्राइम पे प्राइमर यहां बना था, इसका एलोंगेशन होके यहां तक आ चुके थे और इसका एलोंगेशन होके हम यहां तक आ चुके थे। इतना इतना हमने देख लिया था। ठीक है, इस सुपर कॉइलिंग को गायरेज ने हटाया तो ये पहले नॉर्मल हीलिक्स बना, इस नॉर्मल हीलिक्स पर वापस से हेलिकेज आया, वापस एसएसबी पे आया, तो ये सेकेंड रेप्लिकेशन फोक खुल चुका है। सेकेंड रेप्लिकेशन फोक खुल चुका है ये। अब डीएनए पॉलीमरेज आया, उसने देखा यहां पे 3 प्राइम OH फ्री है, तो वो क्या करेगा, इसी को कॉन्टिन्यूटी में यहां तक इलोंगेट करा देगा। कोई गैप नहीं है, इसी को जो लास्ट पॉइंट था उसी को इलोंगेट करके नया डीएनए यहां तक ले आया। इस 3 को नीचे तो लेके जा नहीं सकता, कोई टेम्पलेट है ही नहीं नीचे, ये वाला एरिया है जिसकी कॉपी बनानी है। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 आया यहां पे इस पॉइंट पे, लेकिन उसने देखा यार 3 प्राइम OH तो है ही नहीं कोई सा भी, मैं क्या करूं। उसने आवाज दी प्राइमेज को, प्राइमेज भैया आओ। तो ये जो मेरा टेम्पलेट है, मैंने क्या कहा था, ये पिंक वाला मेरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम टेम्पलेट है। इधर ये ऑरेंज वाला 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट है। टेम्पलेट का मतलब था पेरेंट वाला डीएनए जो हमारा कंजर्व्ड रहता है। तो प्राइमेज आया और प्राइमेज क्या करेगा, फिर से 5 से 3 डायरेक्शन में फिर से एक नया प्राइमर बना के देगा पॉलीमरेज को, और फिर पॉलीमरेज क्या करेगा, इसको इलोंगेट करके यहां तक ले आएगा, इसको कॉन्टिन्यूटी में इलोंगेट करके यहां तक बना देगा। तो सेकेंड रेप्लिकेशन फोक में ये काम चलेगा। ये ऊपर का डीएनए न्यू सुपर कॉइल दिखा रहा है आपको, ये नया सुपर कॉइल है। एक तो एज इट इज इलोंगेट हो गया बिना किसी दिक्कत के, जो लास्ट पॉइंट था वहीं से कंटिन्यू हो गया, क्योंकि 3 प्राइम OH था डीएनए पॉलीमरेज के लिए। यहां पर फ्री एरिया है तो वो तो घबरा गया, उसने फिर से प्राइमेज को आवाज दी, प्राइमेज ने आरएनए का टुकड़ा बना के रख दिया, उसके 3 प्राइम OH को पॉलीमरेज ने फिर इलोंगेट कर दिया। यहां पे एक गैप दिख रहा है अभी भी, तो इस गैप को रखना है ऐसे ही। यह सेकेंड रेप्लिकेशन फोक। वापस से क्या होगा, अब वापस से क्या होगा, फिर से इस सुपर कॉइलिंग को हटाने के लिए फिर से डीएनए गायरेज आएगा, तो वो सुपर कॉइलिंग हटा के उसको नॉर्मल कॉइलिंग में चेंज करेगा। फिर हेलिकेज आएगा, वो उस नॉर्मल कॉइल को अनकॉइल भी करेगा, उसका हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के उसको खोल भी देगा। फिर SSBP आएंगे, वो उसको स्टेबलाइज कर देंगे। फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 एक स्ट्रैंड को तो कॉन्टिन्यूसली लॉन्गेट कर देगा, दूसरी साइड जब आएगा इस वाले 5 to 3 पे आएगा, वो देखेगा यार फिर से वहां पे कोई फ्री OH नहीं है, तो जो 5 to 3 वाला टेम्पलेट है अगेन नीड्स प्राइमेज, तो उस पर फिर से नया प्राइमर बनाया जाएगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 उसका इलोंगेशन करा देगा। तो जब मैं थर्ड रेप्लिकेशन फोक पे जाऊंगा, सिंगल व्यू में देख लो ये, अब मैं जा रहा हूं थर्ड रेप्लिकेशन फोक पे।
हमने क्या देखा? 5 3 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड। ये आ गए मेरे एस एस बी पी। और अब ये मेरा डायग्राम क्या है? तीसरी बार मेरा डीएनए खुल रहा है ये। तो दिस इज द थर्ड रेप्लिकेशन फोर्क विच आई एम ड्रॉइंग। मैंने क्या देखा था सबसे पहली बार में? कि यहां एक प्राइमर बना था 5 से 3 की डायरेक्शन में। यहां एक प्राइमर बना था 5 से 3 की डायरेक्शन में। पहली बार में ये इलोंगेट हो गया था यहां तक, इस पॉइंट तक ये इलोंगेट हो गया था, और ये कॉम्प्लीमेंट्री इलोंगेट हो गया था यहां तक। फर्स्ट एप्लीकेशन फोक में हमने इतना देखा। फिर सेकंड में हमने क्या देखा था? कि इस वाले को बिना ब्रेक के एज इट इज यहां तक इलोंगेट कर दिया गया। लेकिन इसके लिए हमने कहा था कि 5 प्राइम से 3 प्राइम एक नया प्राइमर बना, फिर पॉलीमरेज ने इसको कॉन्टिन्यूटी में यहां तक इलोंगेट करा दिया था। अब थर्ड रेप्लिकेशन फोक खुला, डीएनए पॉलीमरेज 3 इसको फिर से एज इट इज बिना किसी ब्रेक के इलोंगेट करा देगा 3 प्राइम तक। लेकिन उसने देखा कि फिर से ये जो पेरेंट है, ये जो मेरा टेम्पलेट है 5 से 3 वाला, इस पे फिर से एक फ्रेश एरिया ओपन हुआ है जिसके जहां पे कोई 3 प्राइम ओएच फ्री नहीं है। तो प्राइमेज को आवाज दी। प्राइमेज ने 5 से 3 की डायरेक्शन में एंटी पैरेलल नेचर फॉलो करना है। हमने कहा था 3 से 5 उल्टा नहीं जा सकते, 5 से 3 ही बननी है चीजें। तो उसने फिर से नया प्राइमर लगाया और फिर डीएनए पॉलीमरेज ने इसी को एज इट इज कंटिन्यू किया डीएनए सीक्वेंस लगा के यहां तक। तो तुम्हारी एनसीईआरटी ने वो जो 3 पैचेस दिखाए हैं ना, इसका मतलब है कि वो 3 रेप्लिकेशन फोक खुलने के बाद है। फर्स्ट रेप्लिकेशन फोक में तो लगेगा डायरेक्ट ही बन रहा है, बट 3 रेप्लिकेशन फोक खुले, ये कॉन्टिन्यूसली बनता गया, वो डिसकॉन्टिन्यूसली बन रहा है। ये पेरेंट 5 to 3 है। ये वाला पेरेंट कैसा है मेरा? ये वाला टेम्पलेट क्या है मेरा? 3 to 5। ध्यान दिया, हम हमेशा नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो डायरेक्शन हमारा नीचे से ऊपर चल रहा है। हमने नीचे से स्टार्ट किया था और हम ऊपर की तरफ जाए जा रहे हैं। हमारा रेप्लिकेशन फोक हमेशा ऊपर की तरफ खुलता जा रहा है। ठीक है? नीचे से ऊपर। अब मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि ये जो डॉटर है, ये जो पूरी की पूरी एक डॉटर बन रही है, इस डॉटर को कहा जाता है लीडिंग डॉटर स्ट्रैंड। ये कॉन्टिन्यूअसली बनता जाता है। जैसे ही रेप्लिकेशन फोक खुलेगा, ये एकदम कॉन्टिन्यूटी में एलोंगेट होता है बिना किसी ब्रेक के। तो इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, कॉन्टिन्यूअस है, ये जल्दी बन जाता है और इसको बार बार प्राइमर नहीं चाहिए, सिंगल प्राइमर से बन रहा है। और इसकी डायरेक्शन कहां है? टुवर्ड्स फोर्क। टुवर्ड्स फोर्क, जहां भी ये रेप्लिकेशन फोक खुल रहा है उसके तरफ घुसता जा रहा है ऊपर। और ये दूसरे डॉटर्स जो बन रहे हैं, ये वाले जो डॉटर्स बन रहे हैं सारे, ये भी डॉटर्स हैं मेरे। लेकिन पहली बात, ये रुक रुक के बन रहे हैं, तो इनको कहा जाता है लैगिंग स्ट्रैंड।
ये अटक अटक के रुक रुक के बन रहे हैं, ये एक साथ नहीं बनते कभी, ये टुकड़ों में बनते हैं। तो ये है डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। क्योंकि ये टुकड़ों में बनता है तो ये रिलेटिवली स्लो बनता है। ये जब भी बनेगा तब नया प्राइमर बनाएगा। तो लैगिंग स्ट्रैंड को मल्टीपल प्राइमर्स चाहिए, और जब भी फोक खुल रहा है फोक से उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है। ये जब भी बन रहा है तो ये हमेशा अवे फ्रॉम फोक बनता है। इसी लैगिंग स्ट्रैंड को ओकाजाकी ने डिस्कवर किया था। तो इनका नाम पड़ा हुआ है ओकाजाकी फ्रैगमेंट। दे आर नोन एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। तो इस तरीके से एक डॉटर डीएनए कॉन्टिन्यूसली बना, एक डॉटर डीएनए टुकड़ों में बन रहा है। इन टुकड़ों को ओकाजाकी ने डिस्कवर किया था, तो इन्हें ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं। ये डिसकॉन्टिन्यूसली धीरे धीरे बनते हैं तो इनको लैगिंग स्ट्रैंड, जो कॉन्टिन्यूसली बनता है उसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या देखने को मिल रहा है हमें? जो पेरेंट 3 to 5 है उसका डॉटर कॉन्टिन्यूअस है, और जो पेरेंट 5 to 3 है उसकी डॉटर डिसकॉन्टिन्यूअस है। और हमने कहा हम पेरेंट्स को कैसे जज कर रहे हैं, नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में। पहले नीचे का डीएनए खुला, फिर और डीएनए खुला, फिर और डीएनए खुला। तो आपका जो डीएनए खुलने का डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर जा रहा है। तो आप नीचे से ऊपर इसको पेरेंट लोगे 3 to 5, नीचे से ऊपर पिंक वाले को आप पेरेंट मानोगे 5 to 3। तो इस तरीके से डीएनए रेप्लिकेट होता है एंटी पैरेलल और कॉम्प्लीमेंट्री नेचर फॉलो कर करके। अब दो दिक्कतें क्या, जितना भी ब्लू वाला रीजन है मेरा, मैंने कहा था ब्लू वाले सारे रीजन क्या है मेरे, ये सारे ब्लू वाले रीजन मेरे आरएनए के प्राइमर हैं। और दूसरी चीज मुझे क्या दिख रही है, यहां पे मुझे दिख रहा है गैप, यहां मुझे दिख रहा है गैप। तो ये दो दिक्कतें हैं कि पहले बात तो डीएनए अभी तक कॉन्टिन्यूअस हुआ नहीं है, टुकड़े अभी भी हैं, तो टुकड़ों को जोड़ना जरूरी है। और दूसरा, डीएनए के बीच बीच में थोड़ी आरएनए चाहिए, तो इन आरएनए को हटाना जरूरी है। अब हमने क्या कहा था, हर आरएनए प्राइमर के पास कौन सा एंड फ्री है, हर आरएनए प्राइमर के पास कौन सा एंड फ्री है, करेक्ट, 5 प्राइम एंड फ्री है। कौन सा पॉलीमरेज है जो 5 प्राइम एंड से डीएनए को काट भी सकता है और नया डीएनए बना भी सकता है? कौन सा पॉलीमरेज 5 प्राइम एंड से डीएनए को काट सकता है और वो नया डीएनए हाथ के हाथ बना भी सकता है? करेक्ट, डीएनए पॉलीमरेज 1। तो इसलिए हमने यहां लिख दिया था इट रिमूव्स आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर्स को हटाने का काम डीएनए पॉलीमरेज 1 करेगा, और एक नया एंजाइम आएगा डीएनए लाइगेज। ये सब जब हो जाएगा, हमने क्या नंबरिंग डाली थी लास्ट, डीएनए पॉलीमरेज 3 को लास्ट हमने 4 नंबर दिया था, डीएनए गायरेज को 5 नंबर दिया था। तो अब क्या होगा, 6 नंबर पे हम कह रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज 1, और सेम टाइम पर ही डीएनए लाइगेज दोनों आते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, इट रिमूव्स आरएनए प्राइमर and replaces them with DNA। भाई डीएनए पॉलीमरेज ही है ना वो, तो 5 प्राइम 3 प्राइम से आरएनए के टुकड़े को हटाया, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड डीएनए का लगाया, आरएनए हटाया डीएनए लगाया, आरएनए हटाया डीएनए लगाया, ये काम करता जा रहा है। और डीएनए लाइगेज क्या करेगा, इट
seals gaps between Okazaki fragments. क्या बनाता जाएगा? दो न्यूक्लियोटाइड्स कौन से बॉन्ड से जुड़ेंगे? बाय फॉर्मिंग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। दिख रहा है? 3 और 5 के बीच में बॉन्ड बनाना है, 3 और 5 के बीच में बॉन्ड बनाना है, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बनेंगे। लेकिन उससे पहले ये प्राइमर्स हट जाने चाहिए। तो डीएनए पॉलीमरेज बना के प्राइमर को खा के हटा रहा है और डीएनए के टुकड़े लगाता जा रहा है, और जो भी गैप आएगा उस गैप को फिर डीएनए लाइगेज सील कर देगा। तो फाइनल आपका डीएनए कैसा हो जाएगा? ये 5 to 3 था, इसको मैंने 3 से इधर 5 बनाया था। प्राइमर जो ब्लू कलर का था वो हट चुका है, उसकी जगह डीएनए ही आ चुका है। तो ये सारा का सारा डीएनए 5 से 3 डायरेक्शन में यहां बन चुका होगा। जितने भी ये ब्लू कलर के प्राइमर है वो हट चुके होंगे, जितने गैप्स है वो सील हो चुके होंगे। तो यहां पे भी अल्टीमेटली क्या होगा? मान लो ये इतना टुकड़ा था, फिर ये इतना टुकड़ा, फिर ये इतना टुकड़ा, ये इतने इतने टुकड़े बने थे पहले, लेकिन बाद में प्राइमर हट गया, वो रिप्लेस हो चुका डीएनए से। लाइगेज क्या करेगा? इनके बीच में बॉन्ड बना देगा, इनके बीच में भी बॉन्ड बना देगा। तो ये भी पूरा 5 प्राइम से 3 प्राइम यहां तक एकदम कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो एट लास्ट सारा का सारा कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में जब बनता है तो वो टुकड़ों में बनता है। तो स्टार्टिंग में पेरेंट विद 5 प्राइम टू 3 प्राइम हैज डिसकॉन्टिन्यूअस डॉटर। डॉटर्स कैसे बन रही है? वो 5 to 3 5 to 3 5 to 3 बन रही है। एवरी डॉटर इज बीइंग सिंथेसाइज्ड इन 5 to 3 डायरेक्शन, लेकिन जो पेरेंट 5 to 3 है उसमें वो डॉटर टुकड़ों में बनती है, जो पेरेंट 3 to 5 है उसका डॉटर कॉन्टिन्यूसली बनता है। डॉटर की सिंथेसिस हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में ही हुई है, और फाइनली जाके ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो फाइनल पॉइंट्स हम क्या लिखते हैं? ईच डॉटर स्ट्रैंड वो 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में ही फॉर्म हुई। एवरी डॉटर स्ट्रैंड 5 to 3 डायरेक्शन में ही उसका सिंथेसिस हुआ है। इट वॉज फॉर्म्ड इन 5 to 3 डायरेक्शन। हमने क्या कहा? पेरेंट विद 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी, नीचे से ऊपर देखना था। इट हैड कॉन्टिन्यूअस लीडिंग डॉटर। हमने क्या पढ़ा? नीचे से ऊपर अगर आप देखोगे तो पेरेंट विद 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी, इस पे क्या बनी थी? डिसकॉन्टिन्यूअस लैगिंग डॉटर, जिसका नाम था ओकाजाकी फ्रैगमेंट। वो तो बाद में जाके इस डिसकॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड को डीएनए पॉलीमरेज 1 और लाइगेज की मदद से कॉन्टिन्यूअस बनाया गया, स्टार्टिंग से नहीं था ऐसा। तो हम क्या बोल सकते हैं? ओवरऑल जो हमने रेप्लिकेशन देखी, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे सेम टाइम पे चीजें बन रही हैं, तो इसको हम बोल रहे हैं बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे दोनों डीएनए बन रहा है। हमने देखा एक डॉटर स्ट्रैंड नया बनता है और पेरेंट एज इट इज
तो उसको हमने कहा था सेमी कंजर्वेटिव। डॉटर डीएनए में, ये नीचे पूरा डॉटर डीएनए है, ये पेरेंट स्ट्रैंड, ये डॉटर स्ट्रैंड, यहां पर ये पेरेंट स्ट्रैंड और ये डॉटर स्ट्रैंड। तो ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर। और हमने कहा सारा का सारा डीएनए हमेशा कॉन्टिन्यूअस नहीं है, एक स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूअसली बनती है और एक स्ट्रैंड डिसकॉन्टिन्यूअस बनती है। तो रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। यह है सिंगल व्यू। रिटन वर्क कर लो कंप्लीट अपना। ठीक है, जो जो हमने देखा फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा डीएनए सिंथेसिस स्पेसिफिक लोकेशन पे होती है, उसे ओआरआई कहते हैं। प्रोकैरियोट में एक ओआरआई, यूकैरियोट में बहुत सारे। एंजाइम हमने कहा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 to 3 काम करेगा। यूकैरियोट में 5 हैं मेन वाले, प्रोकैरियोट में 3 हैं मेन वाले। ये हमने देख लिया था कि कैसे ये एक ही मॉलिक्यूल 2 फॉस्फेट तोड़ के एनर्जी सोर्स का काम करता है, मोनोफॉस्फेट सबस्ट्रेट का काम करता है। लिविंग सेल में जैसे कि इकोलाई, रेप्लिकेशन रिक्वायर्स अ सेट ऑफ एंजाइम्स। तो हमने देख लिया डीएनए पॉलीमरेज 1 भी चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज 3 चाहिए, पॉलीमरेज 2 का सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, गायरेज चाहिए, हेलिकेज चाहिए, सारी चीजें चाहिए। मेन एंजाइम क्या है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्यों? यूजेस डीएनए टेम्पलेट। किसको यूज किया? डीएनए को यूज किया टू कैटलाइज। कैटलाइज मतलब क्या बनाया? पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड, चेन बनाई डीएनए की ही। बहुत एफिशिएंट एंजाइम्स हैं। इकोलाई के लिए हमने कहा था 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर्स है। ह्यूमन का डिप्लॉयड हम पढ़ चुके थे 6.6 × 10⁹। रेप्लिकेशन की प्रोसेस 18 मिनट में हो जाती है। स्पीड एंजाइम की 2000 बेस पेयर पर सेकेंड दे रखी है। फिर दे हैव टू बी फास्ट, दे हैव टू कैटलाइज द रिएक्शन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी दिखती है साथ में। ठीक है, एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है, एनर्जी खर्च होती है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट कुछ नहीं होता। मैंने कहा था डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड जो है उसमें एक फॉस्फेट जोड़ सकता है या 2 या मैक्सिमम 3। एक फॉस्फेट हुआ तो भी वो न्यूक्लियोटाइड है, 2 फॉस्फेट हुआ तो भी न्यूक्लियोटाइड, 3 फॉस्फेट हुआ तो भी न्यूक्लियोटाइड। डबल रोल प्ले कर रहे हैं। यही सबस्ट्रेट भी है, यही एनर्जी भी प्रोवाइड कराता है। 2 टर्मिनल फॉस्फेट जो हैं उसके वो एनर्जी बॉन्ड्स हैं जैसे एटीपी में होता है। फिर क्या लिखा है? मैनी एडिशनल एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड। तो वो एडिशनल एंजाइम्स हमने देख लिए। 2 strands ऑफ डीएनए कैन नॉट बी सेपरेटेड इन इट्स एंटायर लेंथ। डीएनए बहुत लंबा है, एक साथ पूरे डीएनए को तोड़ने के लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए एक साथ। तो रेप्लिकेशन छोटी छोटी ओपनिंग्स को खोल के होता है। इन ओपनिंग्स को रेप्लिकेशन फोक कहते हैं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है? सिर्फ एक डायरेक्शन में काम करता है, विच इज 5 to 3 डायरेक्शन। अब क्या लिखा है? दिस क्रिएट्स एडिशनल कॉम्प्लिकेशन एट द रेप्लिकेशन फोक। कॉन्सिक्वेंटली ऑन वन स्ट्रैंड जो पेरेंट 3 to 5 है उस पे तो रेप्लिकेशन कॉन्टिन्यूअस हो गया, लेकिन जो दूसरा वाला है जिसका टेम्पलेट 5 to 3 है उस पे डॉटर डिसकॉन्टिन्यूअसली बनती है। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड को जोड़ने के लिए सारे के सारे लाइगेज एंजाइम आके काम करेंगे। द डीएनए पॉलीमरेजेस ऑन देयर ओन
कैनॉट इनिशिएट द प्रोसेस, वो अपने आप प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर सकता। तो हमने क्या कहा, वो किसके भरोसे पर था, प्राइमेज के। ऑल्सो इट डज नॉट इनिशिएट रैंडमली, कभी भी कहीं भी शुरू नहीं होता, एक डेफिनेट रीजन में होता है। उस रीजन को हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर किसी डीएनए के टुकड़े में ओआरआई नहीं होगा ना, तो वो डीएनए का टुकड़ा कभी रेप्लिकेट नहीं कर सकता। इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ओआरआई दैट अ पीस ऑफ डीएनए, अगर उसे आपको रिकॉम्बिनेशन कराना है तो इट रिक्वायर्स अ वेक्टर। वेक्टर के पास ओआरआई होता है। ये सारा आप पढ़ोगे बायोटेक में। अगर आप अपने मर्जी का डीएनए रैंडमली डाल दोगे ना बैक्टीरिया में, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आपको एक वेक्टर, एक कैरियर चाहिए होता है, जिस कैरियर के पास ओआरआई होना चाहिए। तो वेक्टर के पास ओआरआई है, वेक्टर को आप अपना डीएनए देते हो, वो वेक्टर वापस बैक्टीरिया के अंदर डालते हो, तो बैक्टीरिया बिना किसी दिक्कत के उस फॉरेन डीएनए को भी अपना डीएनए मान के सारे काम करा देता है। फिर लिखा है नॉट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल। तो बहुत सारी चीजें अभी भी नहीं पता हमें। यूकैरियोट में यही रेप्लिकेशन एस फेज में होती है, ठीक है। डीएनए का रेप्लिकेशन सेल साइकिल सब कोऑर्डिनेटेड है। अगर डीएनए रेप्लिकेट हो जाए, डीएनए डबल हो चुका है लेकिन सेल डिवीजन नहीं हो, तो पॉलीप्लॉइडी हो सकती है, जो हम ऑलरेडी जेनेटिक्स में देख चुके हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम था। तो जो पेरेंट 3 से 5 है उस पे कॉन्टिन्यूअस डॉटर बन रही है, जो पेरेंट 5 से 3 है उस पे डिसकॉन्टिन्यूअस डॉटर बन रही है। और 3 बार बनने का मतलब है 3 बार रेप्लिकेशन फोक खुला है, तब जाके ये कंडीशन आती है। फटाफट क्वेश्चंस, फटाफट क्वेश्चंस। लीडिंग स्ट्रैंड कैसे बनती है, पॉज करो और अपने आंसर्स देखते जाओ। लीडिंग स्ट्रैंड हमने कहा था कैसे बनती है, कॉन्टिन्यूअसली। शॉर्ट सेगमेंट्स में नहीं बनती। अहेड मतलब रेप्लिकेशन से पहले, तो ये भी पॉसिबल नहीं है हमारा। पहले ऐसा कुछ नहीं है। सेम टाइम पे लीडिंग और लैगिंग बनता है, सेम टाइम पर बनते हैं दोनों, लेकिन लीडिंग बनेगा कॉन्टिन्यूअसली। नेक्स्ट, कैसा था डीएनए रेप्लिकेशन का नेचर, कैसा था, करेक्ट, सेमी कंजर्वेटिव एंड सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस। पूरा डिसकॉन्टिन्यूअस नेचर नहीं था वहां पे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज के लिए हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। क्या होना चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज कैन सिंथेसाइज एमआरएनए, गलत। एमआरएनए गलत, डीएनए पॉलीमरेज से डीएनए बनेगा, आरएनए तो नहीं बनेगा। फिर लिखा इन 3 to 5 डायरेक्शन, गलत। हमने कहा था डीएनए पॉलीमरेज जो है इट सिंथेसाइजेस डीएनए ओनली इन 5 to 3 डायरेक्शन। 3 to 5 में नहीं बन सकता, ठीक है। ना तो वो एमआरएनए बनाता है और ना ही 3 to 5 में चीज बनाता है। फिर नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। पॉज करके देखो सारे आंसर। हेलिकेज हमने क्या कहा था, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए करा सकता है। ए का 3 हो सकता है, ठीक है। प्राइमिंग कौन कराएगा, प्राइमेज, सी का 4। ए का क्या हो गया मेरा 2, मैंने ए का 3 माना था, बट मुझे पता चल गया कि इनके लिए ए का सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। बी के लिए ये मान के चल रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन, बी के लिए दे आर टेकिंग इट टू बी फर्स्ट, कि गायरेज विल ज्वाइन न्यूक्लियोटाइड्स। इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ एरर है, तो लेट्स जस्ट लीव द क्वेश्चन। इसको करते हैं, ग्रिफिथ, हर्शी चेज, प्रोकैरियोटिक डीएनए, यूक्रोमैटिन। हमने कहा था यूक्रोमैटिन एक्टिव होता है,
डी का 2 होना चाहिए। फिर हमने क्या पढ़ा, ग्रिफिथ ने क्या किया था, ट्रांसफॉर्मेशन, ए का 4 होना चाहिए, तो ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये था सारा मैकेनिज्म एंड एंजाइम्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अगली क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम देखेंगे कि सेंट्रल डॉगमा का सेकेंड स्टेप यानी ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा। एक बार सारा लेक्चर एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन फिर से पढ़ना, लेक्चर को वापस से एक बार देखना, साथ साथ फॉलो करना क्या क्या यूज किया है, सब क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, टेक केयर।